हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो ऑब्वियसली कंप्लीट लिस्ट तो नहीं देख पाएंगे, तो दिस मे टेक अनदर 3-4 क्लासेस जिसमें हम लोग सारी सर्विसेज को देख लेंगे एक एक करके जिन्हें जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। ऑब्वियसली ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन जैसा रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेमोराइज कि भाई ये सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जिस तरीके के आते हैं वो ये होता है कि आपको डिफरेंट सर्विसेज एक सप्लायर ने दिया है, किस वैल्यू का दिया है ये बता देता है और कहता है कि बताइए कितना जीएसटी से कलेक्ट करना है। तो जो सर्विसेज वो बता रहा है कि ये सर्विसेज दी गई है उसमें से कुछ सर्विसेज टैक्सेबल होती है, कुछ एग्जेम्प्ट होती है, राइट। तो जो एग्जेम्प्ट होती है उस पर तो आप जीएसटी जोड़ेंगे नहीं, जो टैक्सेबल होती है बस उतने पे आप जीएसटी जोड़ेंगे और बताएंगे कि इतनी जीएसटी कलेक्ट करनी है सप्लायर को, राइट। तो उसके लिए आपको ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज किस बात की होनी चाहिए, आपको ये थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, राइट। अदरवाइज उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कुछ करना नहीं था। यू हैव टू सिंपली बाइफरगेट जितनी भी सर्विसेज वो बता रहा है कि इसमें से टैक्सेबल कौन सी, एग्जेम्प्ट कौन सी है, और जितनी टैक्सेबल है बस उस पर आपको टैक्स कैलकुलेट कर देना है। रेट ऑफ टैक्स वगैरह ये सब प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। Specific services which are exempt from CGST and IGST, notification number 12/2017, central rate tax unless otherwise specified has exempted various services only from CGST. Obviously जब भी मैंने कहा कि एक नोटिफिकेशन CGST एक्ट के तहत होगा तो IGST एक्ट के तहत भी होगा ही होगा, तो जितना यहाँ पे एग्जेम्पशन है CGST के तहत उतना IGST में भी एग्जेम्पशन है। तो अब हम देखना शुरू करते हैं एग्जेम्पशन की क्या क्या है। तो एग्जेम्पशन की ना एंट्री नंबर आती है, मतलब जितनी भी एग्जेम्पशन है, जैसे जो सबसे पहली एग्जेम्पशन होगी उसका एंट्री नंबर 1 होगा कि ये एग्जेम्प्ट है, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, पांचवी आई, इसे हम कहते हैं एंट्री नंबर। क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको ना एंट्री नंबर वाइज नहीं बता रहा हूँ एग्जेम्पशन, यहाँ पे मैं कैसे बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज। अब जितनी भी एग्जेम्पशन आज तक चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड आई है, ठीक है, वो सारी की सारी एंट्री नंबर मैंने एक साथ कर दी। जैसे एंट्री नंबर 1 इसी से रिलेटेड थी, फिर 13 नंबर इससे रिलेटेड है, 60 नंबर, 80 नंबर, तो उतनी सारी एंट्रीज को एक साथ पढ़ेंगे तो कि आपको एक बार में क्लियर हो जाए, अच्छा चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड ये सब कुछ एग्जेम्प्ट है। फिर अगली बार मान लीजिए हम पढ़ाते हैं आपको एजुकेशन, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी सर्विस एग्जेम्प्ट होगी वो एक जगह होगी। फिर हेल्थ केयर पढ़ाएंगे तो हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें एग्जेम्प्ट है कि भाई एम्बुलेंस एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, एम्बुलेंस की सर्विस, हॉस्पिटल के रूम रेंट की सर्विस एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, आईसीयू का पैसा अलग से लगता है तो वो एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, डॉक्टर की फीस एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, हॉस्पिटल में खाना मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है भाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जितना हेल्थ केयर से रिलेटेड होगा सो एक जगह, तो उससे याद रहता है। तो रेदर देन गोइंग वन बाय वन विल बी गोइंग कैटेगरी वाइज। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आपको बताना चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, एंट्री नंबर 1। अच्छा, एंट्री नंबर अगर आपको याद नहीं है तो जरूरत भी नहीं है, एंट्री नंबर आपको याद नहीं करना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, दैट्स ऑल, ठीक है। आपको कहीं थ्योरेटिकली शायद लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हालांकि एक एमसीक्यू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि ये बताइए एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है, तो आपको पता रहेगा अगर आपको याद आ जा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि बताइए इस पे जीएसटी कितना लगेगा, तो आप बताएंगे एग्जेम्प्ट है तो जीएसटी नहीं है, अगर टैक्सेबल है तो ऑब्वियसली जीएसटी है, रेट ऑफ जीएसटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। सर्विसेज बाय एन entity registered under section 12AA or 12AB of the income tax act 1961 by way of charitable activities। कह रहा है जो भी एंटिटी रजिस्टर्ड है किसमें, इन दोनों सेक्शन में, इनकम टैक्स एक्ट के इन दोनों सेक्शन में। इनकम टैक्स एक्ट में कौन सी एंटिटी रजिस्टर होती है, यहां पे रजिस्टर किया जाता है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट को, ठीक है। और जो लोग इसके तहत रजिस्टर होते हैं, इस सेक्शन के तहत जो भी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर होते हैं उनकी इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाती है। ध्यान दीजिए, अभी जीएसटी की बात नहीं की मैंने। सेक्शन 12AA और 12AB में जो भी चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है अंडर इनकम टैक्स। अब यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है इनके द्वारा दी गई सर्विसेज, ठीक है,
बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, इनके द्वारा दी गई सर्विसेज विच इज चैरिटेबल एक्टिविटी, वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है, अब इनके द्वारा दी गई सर्विसेज कौन सी चैरिटेबल कहलाएगी वो जान लेते हैं, क्योंकि वही सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर से रिपीट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनकम टैक्स में सेक्शन 12AA और 12AB में रजिस्टर किया जाता है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट को। जो भी यहाँ पे रजिस्टर होते हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। पता है कौन रजिस्टर होते हैं, ये जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कौन एग्जेम्प्ट होते हैं? जो लोग हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, जो लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, योगा प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, जो लोग ये सब कुछ काम कर रहे हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है अगर वो रजिस्टर हो जाते हैं इस सेक्शन के तहत। ठीक है, अब ये बात खत्म हो गई। पर्सन मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, कौन है देने वाला सर्विस। अब कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी जीएसटी से, अब ये बात यहां बताई गई है। ठीक है, सर्विसेज जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज है। तो आइए जानते हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज किसको कहते हैं। द टर्म चैरिटेबल एक्टिविटीज मीन्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, ठीक है, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ, पब्लिक हेल्थ पे काम कर रहे हैं, बाय केयर एंड काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। जैसे जो लोग फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा डिसेबल है, पता है उनको दवाइयों की नहीं दुआओं की जरूरत होती है। ये बात आपने पहले भी सुनी होगी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नई बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों को अंदर से, देखिए वो बाहर से तो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो अंदर से ऐसे इंसान और टूट जाते हैं। अब सोच के देखिए, किसी के दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, या एक हाथ एक पैर नहीं है, क्या वो इंसान फिजिकली बस परेशान है या मेंटली भी वो मर चुका है? वो मेंटली तो पूरा मर चुका है। ऐसे इंसान को केयर एंड काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो हेल्थ सर्विसेज में एक कैटेगरी होती है जो ऐसे इंसानों को दिन भर काउंसिल करते हैं, उनको जीने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ताकि वो दिन रात मोटिवेटेड रहें। तो कह रहा है ये वाली जो सर्विस दी जाती है ना, इस पे जीएसटी नहीं है। अब ये बात आ रही है कि ये कौन देगा। अब मान लीजिए मैं राज अग्रवाल ये सर्विस देता हूं, तो क्या ये एग्जेम्प्ट है? कह रहे नहीं, ये सर्विस तब एग्जेम्प्ट है अगर ये सर्विस किसके द्वारा दी जा रही है, जो सेक्शन 12AA और 12AB में इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन पाते हैं। ओ माय गॉड, 12AA और 12AB में जो लोग इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है उनकी इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो कह रहा है जो लोग ना 12AA और 12AB का इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन पाते हैं, वो लोग अगर ये सर्विस दे दे, ठीक है, कौन सी सर्विस? जो अभी मैंने बताई, ठीक है, कि केयर एंड काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन, ठीक है, उनका देखभाल रखने वाले लोग, ठीक है, और उनकी काउंसलिंग करने वाले लोग। तो दो तरीके के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो दिन रात जो नर्सेस उनका ख्याल रख रही हैं, ठीक है, उनको उठाना बैठाना, उनकी सर्विस। और दूसरा अगर उनको कोई मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, भाई बता रहा है दुनिया बहुत खूबसूरत है, ऐसे भी जिया जा सकता है, इस तरीके की काउंसलिंग करके उनको अंदर से स्ट्रांग बनाया जा रहा है, ये सर्विस भी जो दे रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन प्रोवाइडेड ये लोग क्या होने चाहिए, ये प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? 12AA और 12AB में इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन पा रहा हो वो होना चाहिए। या फिर केयर एंड काउंसलिंग किसका हो रहा है? पर्सन एफेक्टेड विथ HIV और एड्स, जिनको एड्स हो रखा है उनकी केयर एंड काउंसलिंग की जा रही है। ठीक है, तीसरा पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस, ठीक है, कह रहा है जो लोग एडिक्टेड हो गए हैं, ठीक है, एडिक्टेड का मतलब क्या होता है? एडिक्टेड आप समझ गए होंगे, ठीक है। डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस, डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस का मतलब ऐसी चीजें जिसपे अब आप डिपेंडेंट है, ड्रग्स की बात कर रहा है, ठीक है, कह रहा है जो लोग ड्रग्स से एडिक्टेड है, ठीक है, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, नशा सीधे कह ले, ठीक है, किसी भी किस्म का नशा हो, सिगरेट का, दारू का, ड्रग्स का, वो नशे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनको नशे से बाहर निकालने के लिए उनकी केयर की जा रही है, काउंसलिंग की सर्विस दी जा रही है। कह रहा है ये भी जीएसटी पे एग्जेम्प्ट है। नशा किस चीज का हो सकता है? कह रहा है नारकोटिक्स, ड्रग्स, अल्कोहल। फिर पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, ठीक है, अगर मैं सर्विस कौन सी दे रहा हूं? प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूं। प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब मैं आपको बीमार न पड़ो उसके लिए पहले से समझा रहा हूं, इस तरीके की मैं सेशंस लेता हूं, प्रिवेंटिव हेल्थ पे बातें करता हूं।
पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम कर रहा हूं कि भाई तुम ऐसी ऐसी चीजें खाओ, ऐसे रहो, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ज्यादा बच्चे मत करो, क्यों ना करो, उसके फायदे नुकसान ये सारी चीजें समझा रहे हैं। तो कह रहा है कि अगेन आपकी भी जो सर्विस है दैट वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जेम्पशन, प्रोवाइडेड, वो बात भूलिएगा नहीं कि मेरे इनकम टैक्स में भी एग्जेम्पशन चल रही होगी तब। प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, ठीक है, इसका मतलब है सेफ सेक्स के बारे में मैं नॉलेज अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं ताकि HIV इन्फेक्शन वगैरह ना हो। नेक्स्ट है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, ठीक है। मैं धर्म के, रिलीजन की एडवांसमेंट के लिए मतलब उसे प्रमोट कर रहा हूं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट कर रहा हूं, ठीक है, योगा प्रमोट कर रहा हूं। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू, मैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाता हूं, किसके लिए चलाता हूं, एबंडेंट, ऑर्फेंड और होमलेस चिल्ड्रन, ठीक है, अनाथ या घर से जो लोग घर जिनका अपना घर नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए मैं ये प्रोग्राम चला रहा हूँ। फिजिकली और मेंटली एब्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन, ठीक है, फिजिकल और मेंटल एब्यूज किसी के साथ हुआ है, ऐसे लोगों को मैं ये ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। प्रिजनर्स, जो लोग जेल में हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, ठीक है, शहर के नहीं, गांव के, कह रहा है कि गांव में जो लोग 65 साल से उम्र के ऊपर की उम्र के हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अब एक बात बताइए जल्दी से, स्टडी एट होम, जो लोग 65 साल से ऊपर के हैं गांव में, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है। जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? जीएसटी लगेगा, पक्का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 12AA और 12AB में इनकम टैक्स थोड़ी ना मेरी एग्जेम्प्टेड है। 12AA और 12AB में चैरिटेबल एंड रिलीजियस जो ट्रस्ट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। स्टडी एट होम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनका रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना हो गया है यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो ये सारा ऐसे दिमाग में बैठाने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि जिनका इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है उन्हीं का जीएसटी भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है, उन्हीं का जीएसटी एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड वो सर्विस यही दे रहे हैं, ठीक है। 12AA और 12AB में रजिस्ट्रेशन है आपका, ठीक है, लेकिन सर्विस इनके अलावा कुछ दोगे तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी? नहीं, ये सब कंडीशनल एग्जेम्पशन है। आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कंडीशनल एग्जेम्पशन, तो ये कंडीशनल है। प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए, वाटर सेट को प्रिजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ को हम प्रिजर्व करने के लिए मतलब जो भी जानवर हैं उनको बचाने के लिए काम करते हैं, ठीक है, जंगल को बचाने के, ठीक से प्रिजर्व करने के लिए हम काम करते हैं, तो मेरी जो सर्विस है वो एग्जेम्पशन में आती है। चलिए सेकंड देखिए, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड ही एग्जेम्पशन बता रहे हैं। अगली, सर्विसेज बाय ए पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी कराता है, जैसे कि कोई भजन कीर्तन कराता है, तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। यानी जो पंडित जी बुला के हम भजन वजन कराते हैं, ठीक है, तो इनको जो भी हम पैसा देते हैं ना, इस पे जीएसटी नहीं है। आप कहेंगे सर पैसा भाई कितना दे देते हैं आप, कि जीएसटी है कि नहीं है? आप सोच के देखो, अंबानी जी के यहाँ कोई भजन कीर्तन कराने जा रहा है, ठीक है, वो पंडित जी पैसा भी कितना लिया होगा, राइट? तो वो लायबल फॉर जीएसटी होगा। अगर अमाउंट से बात की जाए तो अरे वो तो रजिस्ट्रेशन वाले दायरे में चला जाएगा ऑब्वियसली, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। इस सर्विस पे वैसे ही जीएसटी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी कंडक्ट कराता है, कोई भी पर्सन कंडक्ट करता है क्या, रिलीजियस सेरेमनी, राइट, दैट मीन्स भजन कीर्तन ये सब की सर्विस देता है, तो वो एग्जेम्प्ट है। हमारे देश में अब आपको ये भी जानना होगा, रिलीजियस सेरेमनी किसको कहते हैं। बच्चा पैदा होना ये एक रिलीजियस सेरेमनी होती है, राइट। किसी की मृत्यु होना ये भी हमारे देश में एक रिलीजियस सेरेमनी है, ओकेजन है, ठीक है। मतलब इसको भी आपको अजीब ना लग रहा हो कि ये क्या एक सेरेमनी है किसी की डेथ होना, हाँ, ठीक है, हमारे देश में किसी का पैदा होना, किसी का मरना, ये सब भी रिलीजियस सेरेमनी है। यानी किसी के पैदा होने पर, ठीक है, कोई पूजा पाठ ये सब कुछ कराया जाए किसी के पैदा होने पे, तो वो एक रिलीजियस सेरेमनी है। किसी के मरने पे कुछ इस तरीके का कराया जाए, वो रिलीजियस सेरेमनी है। इस पर जीएसटी नहीं लगेगा जो ये सर्विस दे रहा होगा।
रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट ऑफ एनी रिलीजियस प्लेस, क्या कह रहा है? रिलीजियस प्लेस का मतलब क्या हो गया? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये कहलाते हैं रिलीजियस प्लेस। ठीक है। प्रिसिक्ट का मतलब होता है एरिया। मैं एक वर्ड पकड़ लेता हूं मंदिर, लेकिन जब भी मैं मंदिर बोलूंगा तो आप सिर्फ मंदिर नहीं समझेंगे, आप समझेंगे उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब कुछ समझ लीजिएगा। हर धर्म का अलग अलग रिलीजियस प्लेस है। मैं सिर्फ एक बोलता हूं मंदिर, आप समझ जाइएगा सबकी बात हो रही है। अगर मैं मंदिर में किसी को जगह किराए पे देता हूं, ठीक है, किस लिए? कोई भी फंक्शन करने के लिए, कोई पार्टी करने के लिए, शादी करने के लिए, ब्याह करने, कुछ भी करने के लिए, ऐसा कुछ मैं करता हूं, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगी, यही कह रहा है। कह रहा है रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, किसी मंदिर मस्जिद की जगह को अगर किराए पे दे दी जाए, ठीक है, मेंट फॉर जनरल पब्लिक होना चाहिए वो रिलीजियस प्लेस। अब इसका क्या मतलब है? अब सरकार कह दी कि मंदिर की जगह ना किराए पे दी जाए तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। मैंने कहा कि यार हमको ना एक हॉल किराए पे देना है, हम भी अपने यहाँ शादी वादी करवाते हैं हॉल में। ठीक है। तो ये देखो, ये है मेरा हॉल, ये सब हर फ्लोर पे एक एक हॉल बना हुआ है। ठीक है। और अच्छा खासा किराया आता है, लेकिन हमको जीएसटी जमा करना पड़ता है सरकार को। मैंने कहा एक काम करते हैं, सरकार कहती है मंदिर में जो है वो जीएसटी नहीं है, तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इस वाले फ्लोर पे ना इतने एरिया में मंदिर बना देते हैं। ये देखो मंदिर बना दिए इसको। ठीक है। अच्छा, अब क्या ये मंदिर बना दिए तो पब्लिक के लिए हम खोल दिए हैं क्या कि कोई भी आओ दर्शन करो? नहीं यार, भीड़ भाड़ हो जाएगी। यहाँ तो हमको किराए पे ये सब जगह देना, ये सब हॉल चलाना है हमको, शादी फंक्शन इन सब के लिए। ठीक है। ये मंदिर में सिर्फ हम जाते हैं। ठीक है। वो वाला मंदिर बना है बस, और कोई नहीं जाएगा। तो क्या यहाँ का जो प्लेस है ये किराए पे लगेगा तो जीएसटी लगेगा? हाँ लगेगा। सरकार कह रही है वो मंदिर कौन सा होना चाहिए? कह रही है जनरल पब्लिक भी जहां जाती है। अंडरस्टूड? मतलब एक्चुअल में मंदिर होता है, आपके दिमाग में खुरापात ना आ जाए कि एक काम करते हैं हम भी छोटा सा मंदिर बना देते हैं और अपनी जगह को किराए पे लगाएंगे, टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। ठीक है। वो मंदिर जनरल पब्लिक का होना चाहिए। ठीक है। तो रेंटिंग ऑफ प्रेसिंक्ट ऑफ एन रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक ओन्ड और मैनेज्ड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड एज ए चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12A और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ओ, अब आगे भी सुनिए। वो मंदिर किसका होना चाहिए? जो 12AA में 12AB में रजिस्टर्ड है, यानी चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट का होना चाहिए। वही वापस से वो वाली बात आ गई। ठीक है। However, अब इसके बाद क्या कह रहा है? However, nothing contained in entry B of this exemption shall apply to। अब इस पे एग्जेम्पशन नहीं लगेगी, यानी ये वाला टैक्सेबल है। देखिए, रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस आर ₹1000 और मोर पर डे। 1000 रुपया या 1000 रुपये से ज़्यादा एक दिन का रूम का किराया उस मंदिर में लिया जाता है। मान लीजिए उस मंदिर में हॉल बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, और वो मंदिर 1000 रुपये या उससे ज़्यादा पर डे का रूम का ले रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है यार ये तो मंदिर की तरह नहीं चल रहा है, तो होटल की तरह चल रहा है। ठीक है। राइट, यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अब जीएसटी लेगी। मतलब 1000 रुपये से कम का अगर रूम रेंट है मंदिर में तो जीएसटी नहीं है। फिर क्या है? लेस देन 1000 एग्जेम्प्ट, रूम रेंट लेस देन 1000 एग्जेम्प्ट। फिर क्या कहता है? रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया। देखिए, साउथ में शायद कल्याण मंडपम बोलते हैं हॉल को। ठीक है। तो कम्युनिटी हॉल हो, कल्याण मंडपम हो, या कोई ओपन एरिया हो मंदिर का, ठीक है, ओपन ग्राउंड हो, ठीक है, तो जिसका वो लोग चार्ज 10,000 रुपया या उससे ज़्यादा कर रहे हैं पर डे का, तो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी ये सब जनरली हॉल वॉल क्यों लेते हैं मंदिर में? कोई शादी वादी के लिए लेते हैं। तो कह रहा है कि 10,000 रुपये के से कम अगर लिया जा रहा है एक दिन का चार्ज तो जीएसटी नहीं है। 10,000 या उससे ज़्यादा लिया जाएगा मंदिर के द्वारा तो जीएसटी लगेगा उस पर। रेंटिंग और शॉप्स और अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 मोर पर मंथ। मंदिरों के अंदर दुकानें तो होती ही हैं, कुछ दुकानें तो पक्का ही दिखेंगे, फूल माला की दुकान, दूसरा मिठाई की दुकान, बाकी उसके अलावा और भी दुकानें हो सकती हैं। ठीक है। तो ये जो दुकान है इसका किराया अगर 10,000 रुपये से कम है महीने का तो जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज जीएसटी लगेगा।
तो क्या मंदिरों को भी जीएसटी देने की आवश्यकता पड़ सकती है? हाँ, आइए बताइए कब। अगर वो कमरा दे रहे हैं जिसका किराया ले रहे हैं 1000 रुपया या उससे ज्यादा, अगर वो हॉल दे रहे हैं, ओपन स्पेस दे रहे हैं और किराया ले रहे हैं 10,000 रुपया या उससे ज्यादा। तीसरा, अगर वो मंदिर के अंदर दुकान दे रहे हैं किराए पे और महीने का किराया 10,000 रुपया या उससे ज्यादा है, तो इस पे जीएसटी लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में और भी प्रश्न आएगी, ये क्लैरिटी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, देखिए कॉम्प्लिकेशन को समझाना ही रियल में पढ़ाई है। कहता है कि मंदिर के पास 2 कैटेगरी का कमरा है। ठीक है, मंदिर देखिए, मंदिर भी देखिए एकदम होटल की तरह चल रहा है। ठीक है, मंदिर कह रही है मेरे पास डिलक्स रूम है, ठीक है, और एक एग्जीक्यूटिव रूम है। आप कहोगे सर ये मंदिर में ये सब होता है, डिलक्स रूम एग्जीक्यूटिव रूम? कि हाँ है। डिलक्स रूम का किराया कह रहे हैं सब 800 रुपया है और एग्जीक्यूटिव रूम का किराया 1500 रुपये पर डे का है। राइट, मंदिर दोनों तरीके का रूम दे रहा है, तो मंदिर को जीएसटी लेना है कि नहीं लेना है? आइए समझाता हूं। डिलक्स रूम के किराए पे नहीं लेना है, एग्जीक्यूटिव रूम के किराए पे लेना है। यानी अगर मैं जाऊंगा डिलक्स रूम बुक करूंगा तो वो 800 रुपया लेगा, अगर एग्जीक्यूटिव रूम बुक करेंगे तो 1500 प्लस जीएसटी लेगा। आ गया समझ में? अच्छा, क्या आपके मन में ये सब भी आता है, सर जीएसटी का रेट बता दीजिए ना? हम कहेंगे यार दुनिया भर के गुड्स एंड सर्विसेज है, सबका जीएसटी रेट मुझे भी नहीं पता और आपको भी पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ जीएसटी रेट पता होगा आपको भी चलेगा। ठीक है, जहाँ पे एग्जेम्पशंस वगैरह हैं तो वहाँ पे कुछ कुछ बताया जाएगा, जहाँ पे ये होगा कि अच्छा यहाँ ऐसे तो एग्जेम्प्ट है अदरवाइज टैक्सेबल है, तो बहुत सारी सिचुएशंस में आपको बताया जाएगा जहाँ पे जरूरत है। अदरवाइज रेट्स की बात तो पूरे कोर्स में नहीं होने वाली है। नेक्स्ट, services by a specified organization in respect of religious pilgrimage facilitated by government of India under bilateral agreement. कोई रिलीजियस पिलग्रिमेज हिंदुओं के लिए तो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटेट नहीं किया जाता, जहां तक मेरी नॉलेज कहती है। अगर किया जाता होगा तो हो सकता है। मैं एक जानता हूं हज यात्रा गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। ठीक है, हज यात्रा ना सब्सिडाइज किया जाता है, मतलब इस पे पूरा सब्सिडी मिलती है, सस्ते में कराया जाता है हज यात्रा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, गवर्नमेंट कभी कभी एक थर्ड पार्टी के साथ टाई अप कर लेती है। राइट, गवर्नमेंट कहती है थर्ड पार्टी तुमको पूरा हज की अरेंजमेंट करनी है, ये रेट कस्टमर से इतना ही लेना है, बाकी पैसा गवर्नमेंट देगी, समथिंग लाइक दिस। तो कह रहा है कि सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हज यात्रा करवा रहा है मतलब रिलीजियस पिलग्रिमेज करा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फैसिलिटेट हो रहा है बायलैटरल एग्रीमेंट में, जिसमें गवर्नमेंट भी सब्सिडी का पैसा दे रही है, तो कह रहा है इस टूर एंड ट्रेवल पे जीएसटी नहीं लगेगी। ठीक है, आप समझ गए, एक थर्ड पार्टी है जो हज यात्रा का पूरा बुकिंग कर रही है। ठीक है, आपके रहने का, खाने का, पहुंचने का सारा। ठीक है, तो और वो जो थर्ड पार्टी है उसका गवर्नमेंट के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट ने कह रखा है कि इतना पैसा पर यात्री हम भी देंगे। तो कह रहा है अब जो यात्रियों से पैसा लिया जाएगा उस पर क्या जीएसटी लिया जाएगा उस थर्ड पार्टी के द्वारा? कह रहा है नहीं। क्लियर? नेक्स्ट है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन। अब आज तो आपको जान के गजब ही दुख होगा ये बात, जितनी भी कोचिंग और ट्रेनिंग हो रही है पढ़ाई के अलावा वाली, वो सब एग्जेम्प्टेड हैं। ये पढ़ाई पे ही सरकार टैक्स ले रही है। अगर आप खेल कूद की कोचिंग में चले जाओ जहां पे आपको क्रिकेट सिखाएंगे, वॉलीबॉल सिखाएंगे, या फिर टेनिस सिखाएंगे, लूडो सिखा देंगे, कैरम सिखा देंगे, इस पे जीएसटी नहीं लगता। मान लीजिए मैं कैरम की क्लास लेता हूँ, लूडो सिखाता हूँ, लूडो खेलना, ठीक है, मुझे जीएसटी नहीं लेना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सरकार के लिए जीएसटी लेना है। ठीक है, मैं आपको सिंगिंग, डांसिंग ये सब सिखाऊंगा, ठीक है, जीएसटी नहीं है। राइट, तो रिक्रिएशनल क्लासेस, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर। हाँ, हालांकि ये जो डांस होगा ये बॉलीवुड वाले गाने पे नहीं होगा। ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज टू रिलेटिंग टू आर्ट एंड कल्चर, मतलब भरतनाट्यम इस तरीके के। ठीक है, आप समझ गए ना, कल्चरल डांस वगैरह, इस आर्ट फॉर्म्स ये सब कुछ सिखाते हैं, तो इस पे जीएसटी नहीं है। और स्पोर्ट्स अगर कराया जा रहा है चैरिटेबल एंटिटीज के द्वारा,
जो लोग 12AA और 12AB में रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट में, तो ये इस पे भी जीएसटी नहीं है। किस पे नहीं है, जल्दी से सुनिए। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मतलब कि रिक्रिएशनल मतलब नाच गाने से रिलेटेड है, लेकिन ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर स्पोर्ट्स हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ किसके द्वारा कराया जा रहा है? चैरिटेबल एंटिटीज जो 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है, जो इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्पशन पा रहे हैं, ठीक है, वो लोग अगर क्या करा दें, रिक्रिएशनल करा दें। रिक्रिएशनल का मतलब होता है मनोरंजन से रिलेटेड, मनोरंजन से रिलेटेड मतलब नाच गाना, ठीक है, बट इट हैज टू बी रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये बॉलीवुड गाने पे नहीं, ठीक है, हॉलीवुड गाने पे नहीं, राइट। ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी डांस फॉर्म्स लाइक भरतनाट्यम, राइट, कथक, ये सब कुछ हो सकता है। और अगर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, कोई भी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि कहाँ पे रजिस्टर्ड है, किनके द्वारा? जो लोग रजिस्टर्ड है अंडर 12AA 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। हाँ, स्पोर्ट्स का मतलब लूडो कैरम नहीं होता ठीक है, तो लूडो की बात हटा देते हैं, बट अदर थिंग अदरवाइज इट गेट्स कवर्ड अंडर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये था चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज में जो एग्जेम्पशन है। नाउ विल कम टू एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस। खेती से रिलेटेड सर्विस में क्या क्या एग्जेम्पशन चल रही है? तो खेती का जो आउटपुट है, यानी सब्जी फल, क्या इस पे जीएसटी लगता है? आंसर इज नो। तो एक बात बताइए, गवर्नमेंट यानी यही ना चाहती है कि भाई फल सब्जी ये सब कुछ सस्ता पहुंचे लोगों तक, तो फल और सब्जी पे तो जीएसटी नहीं है, लेकिन फल और सब्जी उगाने में बहुत सारी सर्विसेज ली जा रही हैं, ठीक है, खेती करने की सर्विस है, फसल को काटने की सर्विस है, फसल को साफ करने की सर्विस है, बोरे में पैक करने की सर्विस है, ट्रकों पे लादने की सर्विस है, ट्रक के भाड़े की ट्रक वाली सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, ट्रक से उतारने की सर्विस है, तब तो जाके हमारे पास फल और सब्जी पहुंचती है। बीच में तो बहुत सारी सर्विस है, इस पर जीएसटी लगेगी कि नहीं, यही देखने जा रहे हैं आप। यहाँ पे आई बात समझ में? फल और सब्जी पे तो जीएसटी नहीं है, लेकिन फल और सब्जी मेरे तक पहुंचती है, उसमें बहुत कुछ हो रहा है यार। खेती हो रही है, फसल कट रही है, ठीक है, खेतों में पानी डाला जा रहा है, फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, बहुत सारी फसलों में क्या होता है कि ग्लास के केबिन्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी से फसल खराब हो जाती है। फसलों में पेस्टिसाइड्स वगैरह डलता है, मेन्यू डलते हैं, फर्टिलाइजर्स डलते हैं, तो सर्विस तो और भी बहुत सारी है, ठीक है। बोरों में पैक किया जाता है फसल को, तब ना जाके कंज्यूमर्स तक पहुंचता है, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनमें बीच में जितनी सारी सर्विसेज ली जा रही है, इस पे जीएसटी है कि नहीं, वो यहां पे देखने को मिल जाएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ क्या क्या चीज? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। किसका? राइस का। चावल का ध्यान से सुनिए, चावल को जब लोड कराया जा रहा है ट्रक में, तो जैसे मैंने लेबर बुलाया, ठीक है, कहाँ से लेबर बुलाया? लेबर को थोड़ी ना पकड़ लिया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बुला कि हमको ना 50 लेबर चाहिए, अपना चावल चढ़वाना है ट्रक में, 50 लेबर चाहिए, ठीक है, वो 50 लेबर भेज दिया, तो वो उनसे लेबर का पैसा लेगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। मतलब हम दिहाड़ी मजदूर नहीं बुलाए हैं, हमने क्या किया है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोला मुझे 50 मजदूर चाहिए, कितना पैसा लोगे? तो उसने एक लमसम अमाउंट बोला है, अब मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, क्या वो जीएसटी चार्ज करेगा मुझसे? नहीं। लेकिन एक बात बताइए, मैं कोई और काम के लिए वो लेबर बुला लूँ, मुझे अपनी ऑफिस की साफ सफाई करानी है, 50 लेबर मैंने बुलाया है, जल्दी बताइए क्या जीएसटी देना पड़ेगा? हाँ, सामने वाले को जीएसटी देना पड़ेगा, मुझे लेबर कॉन्ट्रैक्टर को। तो सप्लाई ऑफ लेबर इज चार्जेबल टू जीएसटी, बट अगर मैंने चावल चढ़वाने के लिए बुलवाया है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लोडिंग करवा रहे हैं, अनलोडिंग करवा रहे हैं, पैकिंग करवा रहे हैं बैठा के उनसे लेबर से, चावल को बोरियों में पैक करा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं, ले जाके गोडाउन में रखो इसको, या मैंने किसी से गोडाउन लिया है किराए पे चावल रखने के लिए, ध्यान से सुनिए, गोडाउन लिया है, वेयर हाउसिंग की बात हो रही है, गोडाउन लिया है किराए पे चावल रखने के लिए, तो जो किराया लेगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्या किराए पे जीएसटी होती है? आंसर इज यस। मैंने किराए पे जगह ली है अपनी कोचिंग खोलने के लिए, जल्दी बताइए जीएसटी लगेगा? हाँ लगेगा, इस पे तो किराए पे जीएसटी है। लेकिन अगर मैंने किराए पे जगह ली है किस लिए? चावल रखने के लिए, तो जीएसटी नहीं है। आइए आगे देखिए, फिर है वेयर हाउसिंग ऑफ। अभी तो चावल से रिलेटेड, चावल पे तो ज्यादा ही मेहरबान है सरकार, ठीक है, चावल पे तो कह रही है चावल लदवाओ, चावल उतरवाओ, चावल की पैकिंग कराओ, चावल का गोदाम में रखवाओ, कहीं भी जीएसटी नहीं ले रही। कितना ज़्यादा चावल से लगाव है सरकार को।
आगे देखिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कह रही है वेयर हाउसिंग पे जीएसटी नहीं है। आप कहोगे सर ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, आप बताते हैं तुमको, कहीं लिखोगे, लिखो इसको। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब हो गया टर्मरिक, ठीक है, करी लीफ, ठीक है, टेंडू लीव्स। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब होता है ये सब छोटे जंगल में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ये सब अपने से भी उग जाते हैं। आपको आइडिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम इस बात का। बैम्बू, ठीक है, ये सब छोटे जंगल हो गए। क्या आपको मालूम है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है? बड़ा जंगल, घने जंगल में क्या क्या होता है? पल्प वुड, सैंडलवुड, ठीक है, तो ये सब होता है बड़ा जंगल, जिसके मतलब ऐसे समझिए मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम उसको कहते हैं जो पेड़ खूब बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, या मतलब मोटे तगड़े पेड़ जो हैं वो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। जो पतला पतला हाँ पेड़ है, छोटा जंगल जिसको हम बेसिकली कहते हैं, दैट्स अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मैंने आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नाम बता दिए। इसकी वेयर हाउसिंग पे एग्जेम्पशन है, ठीक है, बाकी सब चीज पे नहीं। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल, बाकी भी देखिए वेयर हाउसिंग तो सबकी ही एग्जेप्ट है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सीरियल पल्सेस मतलब सारे अनाज हो गए, ठीक है, सीरियल मतलब अनाज, पल्सेस मतलब सारे दाल, वेजिटेबल मतलब सब्जी, फल, सब कुछ कवर हो गया, सबकी स्टोरेज एग्जेप्ट है। मतलब अगर हम किराए पे जगह लेते हैं इनको स्टोर कराने के लिए तो वो एग्जेप्ट है। चावल पे ज़्यादा मेहरबानी थी, भूलिएगा नहीं, चावल पे ज़्यादा मेहरबानी थी, ठीक है। तो मैं इतनी बार बोल देता हूँ ना किसी भी बात को, बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कहता है चावल पे ज़्यादा मेहरबानी थी, सर ने बोला है चावल पे ज़्यादा मेहरबानी थी, ठीक है। आगे देखिए 54, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल। रियरिंग का मतलब होता है पालना, जानवरों को पालना, ठीक है, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। कह रहा है घोड़ों को पालने की बात नहीं कर रहे, उसके अलावा किसी भी जानवर को पालना, क्योंकि घोड़ों को पालने का काम ना आप जैसे लोग कर भी नहीं पाएंगे, मेरे जैसे लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये कौन से घोड़ों की बात कर रहा है? ठीक है, ये घोड़ों की बात कर रहा है जो लोग रेसेस में दौड़ते हैं, ठीक है। तो उसके क्योंकि देखिए अब एक्चुअल में ना रियरिंग ऑफ हॉर्सेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन अब ऐसे तो सोचिए तो घोड़े तो और भी लोग पालन कर रहे हैं, ठीक है, शादियों में भी घोड़े को चलाने के लिए ले जाते हैं लोग, राइट। तो दैट्स तो उसकी अब लेकिन जब कानून बनाया जा रहा है तो एक जैसा ही बनाया जाएगा, तो रियरिंग ऑफ हॉर्सेस को यहाँ से एक्सक्लूड किया गया, उससे रिलेटेड एग्जेम्पशन नहीं है, बिकॉज रियरिंग ऑफ हॉर्सेस गवर्नमेंट की नज़र में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। क्योंकि कुछ लोग तो भाई घोड़ों का कम प्रयोग ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो विजय माल्या के जैसे लोग हैं ना, जो घोड़ों को रेस में दौड़ाते हैं और अरबों खरबों का धंधा करते हैं, तो इसलिए रियरिंग ऑफ हॉर्सेस को एग्जेम्पशन की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। कह रहा है आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांट करते हैं, रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वे ऑफ agricultural operation directly related to production of any agriculture produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection और testing। कह रहा है किसी भी खेती में आप सर्विस लेते हैं किसी से कल्टीवेशन की, मतलब कल्टीवेशन का मतलब हो गया क्या कहेंगे इसको, उगाना, खेती करना, ठीक है। मान लीजिए मेरी जमीन है, ठीक है, लेकिन मैं खेती खुद नहीं करता, मैं किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलता हूं कि मुझे 20 मजदूर चाहिए जो खेती करेंगे, मतलब बीज बीज बोएंगे, ये काम करेंगे, राइट। तो अब मुझे लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। कह रहा है कल्टीवेशन की आप सर्विस ली हो, जीएसटी नहीं लगेगा। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल काटना, कल्टीवेशन मतलब फसल उगाना, हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? थ्रेसिंग सब में तो जरूरत नहीं पड़ती है, देखिए बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, मैं तो जितना पिक्चरों में देख रखा हूं उतना ही समझता हूं, मैंने नजदीक से तो खेती देखी भी नहीं है, ठीक है। थ्रेसिंग का मतलब क्या है? जैसे गेहूं में क्या होता है कि आप देखेंगे कि गेहूं को ऐसे पटकते हैं, राइट, और तब गेहूं के दाने निकलते हैं, राइट, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेसिंग, झाड़ना बेसिकली, राइट। तो ये सर्विस मैंने किसी से ली है, मतलब मैंने लेबर बुलाया और ये काम कराया, ठीक है। प्लांट प्रोटेक्शन,
प्लांट प्रोटेक्शन क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो अगर डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पाएंगे तो शायद खराब हो जाएंगे, तो उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। ग्लास के केबिन बनाए जाते हैं, कभी कभी पन्नी लगाया जाता है ऊपर से ताकि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट ना पड़े। तो इस तरीके की टेस्टिंग की मैंने, इस तरीके की प्रोटेक्शन की मैंने किसी से सर्विस ली। एंड टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, लोग फसल को चेक करते हैं, कीड़े मकोड़े लग नहीं गए, ठीक है, बाकी प्लांट सही है कि नहीं है, इस तरीके की टेस्टिंग। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, राइट, तो जो लोग लेबर की सप्लाई कर रहे हैं फार्म में तो वो एग्जेम्प्टेड है। प्रोसेस कैरीड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्यूरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग और बल्क पैकेज एंड सच लाइक ऑपरेशन। अब ये सब खेती में यूज होता है। टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, ये क्या होता है मैं आपको बताऊं, पेड़ों को काटना, छाटना, प्रूनिंग, कटिंग, कोई काटना, छाटना, राइट। हार्वेस्टिंग, पूरी फसल को काटना, ड्राइंग, क्लीनिंग, साफ सुथरा करना, फ्यूमिगेट करना, ठीक है, तो बल्क पैकेजिंग करना, मतलब फिर बोरियों में फसल को पैक करना, ये सारी ऑपरेशन जिससे कि एसेंशियल कैरेक्टर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का चेंज नहीं हो जाता, बस वो मार्केटेबल बन जाता है प्राइमरी मार्केट में बिकने के लिए। इसका क्या मतलब है, कह रहा है खेती में बहुत सारी चीज ऐसी भी करनी पड़ती है जिससे वो चीज मार्केट में बिकने योग्य हो जाता है, ठीक है, कह रहा है लेकिन उससे उसका एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो जाना चाहिए, तो वो सारी चीजें खेती कहलाएगी और इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल आलू कभी देखा है कैसे उगता है, जमीन के ऊपर होता है कि जमीन के अंदर होता है आलू? आप लोग को नहीं पता होगा, मुझे तो मालूम है, आपको क्या पता, आप तो स्पेंसर जाके आलू खरीद के ले आते हो, ठीक है, जमीन के अंदर उगता है आलू, ठीक है, और आलू जब निकलता है, जमीन से निकाला जाता है तो उसको साफ सुथरा करना पड़ता है, ठीक है, उसमें तो मिट्टी लगी हुई है ना, उसको साफ सुथरा करते हैं तब बोरियों में डालते हो, मार्केट में जाके बिकता है, राइट। तो अब आलू को साफ करने के लिए मैंने लेबर बुलाए, ठीक है, मैंने किसी से आलू साफ करने की सर्विस ली। एक बात बताइए जल्दी से, उसको जीएसटी देना है कि नहीं? इस पे जीएसटी लगेगा? जो आलू साफ कर रहा है वो पैसा लेगा तो जीएसटी मिलेगा? आंसर इज नो, ये भी खेती कहलाती है, यही कह रहा है। कह रहा है प्रोड्यूस पे इतना ही काम होना चाहिए, कोई भी काम किया जा रहा है उससे वो प्रोड्यूस का प्राइमरी जो उसका एसेंशियल कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, जब आलू जमीन से निकला था, मिट्टी लगी थी, तो वो क्या कहलाता था? आलू, ठीक है, आलू की साफ सफाई हो गई तो फिर वो क्या कहलाता है? आलू। तो कह रहा है एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, आलू आलू ही रह गया अभी तक, तो कह रहा है कि ये भी एग्रीकल्चर कहलाएगा, ये भी खेती कहलाएगा। आई बात समझ में? अब आप कहोगे सर अच्छा एक काम करें, आलू का हम चिप्स बना दिए सर, अब बताइए ये भी खेती कहलाएगा? नहीं, क्योंकि पहले वो आलू कहलाता था और अब वो चिप्स कहलाता है, इसलिए ये खेती नहीं कहलाएगा, इसमें जीएसटी लगेगा चिप्स में, ठीक है। जैसे टमाटर से केचप बना दिए, तो पहले यार टमाटर था वो, अब केचप कहला रहा है, एसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया, राइट, तो वो खेती नहीं कहलाएगा, अब इस पे जीएसटी आ जाएगा। लेकिन हमने टमाटर की 10-10 किलो की बोरियां बना दी, तो पहले भी टमाटर था, अभी भी टमाटर ही है वो, राइट, बोरियों में पैक करने के बाद ऐसा थोड़ी ना कुछ और हो गया, ये एसेंशियल कैरेक्टर है, क्या ये मार्केट में बेचने के लिए जरूरी है? कह रहा है हाँ, यही तो लिख रहा था यार, कह रहा है एंड मेक इट मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट के लिए वो रेडी करना है, ठीक है, ताकि वो मार्केट में बिक पाए, ये भी खेती कहलाएगा। तो जो हमको बोरा में पैक करेगा ना, उसको हमको जीएसटी नहीं देना है, सिर्फ उसकी मजदूरी देनी है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विद और विदाउट ए स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। क्या कह रहा है, कह रहा है आप रेंट पे, किराए पे दे रहे हो एग्रो मशीनरी, एग्रो मशीनरी मतलब खेती से रिलेटेड मशीन, या खाली जमीन, क्या क्या दे रहे हो, खेती से रिलेटेड मशीन दे रहे हो, खाली जमीन दे रहे हो, और विद और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। विद और विदाउट स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जमीन खाली है पूरी, या फिर उस पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, स्ट्रक्चर का मतलब उस पर एक छोटी सी बिल्डिंग भी बनी हुई है, ठीक है। इंसिडेंटल टू इट्स यूज का मतलब उस बिल्डिंग का भी प्रयोग खेती में ही हो जाता है। कैसे खेती में हो जाता है आप कहोगे,
बेटा उसमें ना फर्टिलाइज़र, मैन्योर ये सब रखा हुआ है, मतलब समझ गए, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, खाद और ये सब कुछ रखा हुआ है उसमें। और या फिर जो फसल हम काटते हैं तो काटने के बाद उस जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें रखते हैं, तो वो भी इंसिडेंटल टू यूज़ हो गया, मतलब वो भी खेती में ही तो प्रयोग हो रहा है एक तरीके से वो बिल्डिंग भी। तो कह रहा है इस तरीके की ज़मीन क्या, इस तरीके की ज़मीन पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका किराया, या फिर खेती वाली जो मशीनें दी हैं उसके किराए पे भी जीएसटी नहीं है। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लीजिए खेती से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सबके लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेज, वेयर हाउसिंग पे जीएसटी नहीं। ठीक है, अभी चावल वाला देखे थे, अब खेती की सारी चीज हो गई। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होती है? खेती बढ़ाने के लिए हम कोई एजुकेशन दे रहे हैं, इसे कहा जाता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं ना तो जीएसटी लगता है, मुझे आपसे जीएसटी लेनी पड़ती है, सरकार को जमा करनी पड़ती है। आप कहोगे सर हम तो सीधे सीधे आप फीस बताते हैं 5,000 10,000, तो बेटा उसके अंदर जीएसटी भी है, ठीक है, राइट। जीएसटी अलग से जोड़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है, अगर आपको सीधे आप लमसम पे कर रहे हो तो जो जैसे वेबसाइट पे जो प्राइस दिख रही है तो दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, राइट। तो उसके अंदर जितना जीएसटी का एलिमेंट होता है ना वो सरकार को जमा होता है, राइट। लेकिन अगर मैं ये ट्रेनिंग आपको देना बंद कर दूं और अब मैं किसानों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, आओ फसल कैसे बढ़ाएं, फसल ज्यादा कैसे करें, तो पता है मुझे किसानों से जीएसटी नहीं लेना, सरकार कह रही छूट है, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो आपको भाषण देंगे तो जीएसटी लगता है, किसानों को भाषण देंगे जीएसटी नहीं लगेगा। आगे देखिए, सर्विसेज बाय एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखिए ये तो गवर्नमेंट की बॉडी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और एनी बोर्ड। पहले आपको समझाते हैं, एक्चुअली किसान को ना अपनी खेती का बहुत कम पैसा मिलता है, मार्केट में वो चीज़ बहुत महंगी बिकती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो अगर किसान को अपनी फसल का अगर 10 रुपया मिल रहा है ना तो शायद मार्केट में वो 50 से 60 रुपए का बिकता है, इतना अंतर होता है। 10 रुपए अगर किसान को मिल रहा है तो मार्केट में 50 से 60 का बिकता है। अच्छा क्यों ऐसा है? बहुत सारे केसेस में तो इग्नोरेंस, किसान को पता ही नहीं है कि उसके फसल की असल कीमत क्या है, उसको मालूम ही नहीं है, इसलिए उसको कम मिल रहा है, राइट। दूसरी चीज, उसके पास बहुत सारे बायर ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है किसको बेचना है। उस गांव में उस बंदे तक 2 ही व्यक्ति पहुंचते हैं, बोलते हैं यार 10 रुपया देंगे, दूसरा बोल रहा है 9 रुपया देंगे, तो 10 वाले को पकड़ा देता है। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, बेचेगा कैसे, राइट। अब यहां पे ये जो कमिटी की मैं बात कर रहा था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, ये क्या करती है? ये कमिटी सरकार ने बनाई है। इस कमिटी का काम ये है कि वो जाए गांव में, किसानों को बताए कि देख तुम्हारी फसल का रेट ये है, और बायर भी ढूंढ के दे उसको, कहे कि नहीं ये 10 रुपए का माल नहीं है, तुम्हारा 30 रुपए का माल है और हम बिकवा रहे हैं 30 रुपए में तुम्हारा माल, उसको बायर भी ला के दे। ये इस कमिटी का काम है, ठीक है। तो सरकारी कमेटी कितना काम करती है ये तो आपको पता है, काम तो है इसका, लेकिन काम कितना करती होगी ये तो आपको भी पता है। तो ऐसी बॉडीज प्राइवेट लोग भी बना रहे हैं, मतलब हम चाहें तो हम भी ऐसी बॉडी बना सकते हैं कि हम किसानों की हेल्प करते हैं, काम करते हैं, उसका फसल बढ़िया रेट में बिकवाएंगे, लेकिन हम कम किसानों से क्या करेंगे, कमीशन चार्ज करेंगे इस बात के लिए। जेन्युइन है कि नहीं? जेन्युइन है भाई, ठीक है। हम किसान को कह रहे हैं तुम्हारा माल 10 रुपए का बिकता है, हम 30 रुपए में बिकवाते हैं, लेकिन हम 30 रुपए में हम क्या करेंगे, तुमसे 5 रुपया लेंगे, ठीक है भाई, हम तुम्हारा माल बिकवा तो रहे हैं 30 रुपए में। तो हम इस तरीके का काम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो हम जो उनसे पैसा लेंगे उस पर जीएसटी नहीं लेंगे। तो कह रहा है कि ये कमिटी हो सकती है या कोई भी बोर्ड, ठीक है, जो ये काम कर रही है, किसानों को एजुकेट करना उनकी प्राइस के बारे में और उनका माल हेल्प करना बिकवाने में, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट, कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट and rearing of all forms of animal except rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar product और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कह रहा है मैं खुद से काम करने की बजाय सब चीज़ का काम किसी को जॉब वर्क पे दे दूँ, ठीक है, कि तुम ये काम कर दो, तुम ये काम कर दो, तो इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगी। सर्विस जो हम ले रहे हैं इस पर जीएसटी नहीं होगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक,
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये हुआ कि इंजेक्शन के जरिए, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं, जो फीमेल एनिमल्स होती हैं उनको इंजेक्शन के जरिए प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो बच्चा दे वो एनिमल, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए मैंने जो सर्विस ली है, तो बेसिकली ऑब्वियसली कोई भी नहीं कर रहा होगा, आप ऐसे समझ लीजिए जानवरों का डॉक्टर कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके ये जो मैं सर्विस ले रहा हूँ इन जानवरों के डॉक्टर से, इस पे जीएसटी नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ, अगर मैं घोड़ों के लिए ये काम करवाता हूँ, ठीक है, मतलब फीमेल घोड़े को प्रेग्नेंट कराता हूँ थ्रू इंजेक्शंस इंसेमिनेशन के थ्रू, तो इस सर्विस पे जीएसटी लगता है। तो आज हम लोग ने दो सर्विसेज की बात की, एक तो चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, दूसरा एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसी तरीके से आप आगे की क्लासेस में और भी सर्विसेज की एग्जेम्पशन के बारे में जानेंगे। विल स्टॉप हियर।